Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं प्रोफेसर अमजद मिनाज और आपके साथ जो कोर्स अंडर डिस्कशन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें जो टॉपिक हम आजकल सीख रहे हैं वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था और आज फिर एक और न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आपको मैंने ये बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहला तरीका यह है कि आपको एक बुक का बैलेंस दिया जाए, यानी सिंगल बुक बैलेंस मेथड। चाहे वो कैश बुक का फेवरेबल या अनफेवरेबल दिया हुआ है, चाहे वो पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल या अनफेवरेबल दिया हुआ है। दूसरा तरीका है रिवाइज कैश बुक बैलेंस मेथड, यानी पहले आपको कैश बुक को रिवाइज करने को कहा जाता है, उसके बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिजाइन करने को कहा जाता है। तीसरा तरीका है डबल बुक बैलेंस मेथड, दोनों किताबों का बैलेंस दिया जाता है। तो हम इस वक्त जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो पहले वाला मेथड है और उस पहले वाले मेथड में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर अटेम्प्ट किया था। और आज के दिन हमें जो बैलेंस दिया जा रहा है वो बैलेंस एज पर पासबुक है। सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the bank balance as per cash book of Naveed and Company as on 31st March 2017. Bank balance as per passbook on 31st March 2017 was 1,20,000. Checks issued in the last week of March 2017 but not presented for payment till 31st March 2017 amount to rupees 30,000. अब इस जुमले को रीड आउट करते ही आप फौरन समझ गए होंगे कि ये कौन से चेक्स हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब इनको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स के तौर पे ट्रीट करेंगे। Then checks paid into bank on 26th March 2017 but not collected prior to 31st March 2017 amount to rupees 18,000. Dear students, prior to 31st March का माना है 31 मार्च से पहले। 26 मार्च को आपने ये चेक डिपॉजिट करवाए थे, बैंक में जमा करवाए थे फॉर कलेक्शन, मगर 31 मार्च से पहले इनकी कलेक्शन नहीं हुई। So these are uncollected checks. Then interest on deposits of rupees 3,000 was credited in the passbook but not recorded in the cash book till 31st March 2017. ये एक इनकम है directly collected and credited by the bank in your bank account but not shown in the cash book. Okay. Then a customer paid into the bank rupees 22,500 directly as appeared in the passbook but not in the cash book. ये भी एक इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक है। एक आपके किसी कस्टमर ने आपके बैंक में बराह रास्त पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं, वट एवर इट इज 22,500, लेकिन आपको इसकी बावजूद इतला नहीं हो सकी तो ये एंट्री कैश बुक पे शो नहीं हो रही। Then dividend money of rupees 12,000 on the shares held by Naveed and Company was received directly by the bank on 29th March 2017, but the intimation was sent to them on 2nd April 2017. ये आपके बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है आपके शेयर्स पर, लेकिन इसकी इत्तला जो आपको आई है वो 2 मार्च को आई है, 2 अप्रैल को आई है, जबकि ये डिविडेंड 29 मार्च को कलेक्ट हो चुका था। लिहाजा अब इसकी कलेक्शन के बाद आपको इत्तला नहीं थी तो कैश बुक पे ये एंट्री शो नहीं हो रही। लो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये सारी काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट जो कि क्वेश्चन में दी गई हैं वो हैं टोटल 5, ठीक है, और आपको पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है। याद रखिए, जब आपको किसी किताब का बैलेंस दिया जाए और साथ कुछ भी मेंशन ना किया जाए कि वेदर इट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा फेवरेबल बैलेंस हुआ करेगा। अब आइए देखते हैं कि जो आपके चेक्स इशूड हुए लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए,
सो इट मीन्स कि ये आपके जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये इसकी अमाउंट जो है अनप्रेजेंटेड चेक्स की, इनकी अमाउंट है साहब 30,000। इसका माना ये हुआ कि ये 30,000 के आपके चेक्स बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुए। ये मैं जो आपको स्क्रीन इस वक्त शो कर रहा हूं, इसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 30,000 को लिखा और ये मैंने शो किया एज रेड एंट्री। ओके, ये जो रेड एंट्री है, इस रेड एंट्री को इसलिए शो किया गया कि ये 30,000 बैंक में डेबिट होने थे जो नहीं हुए। और फिर इसके बाद आगे 18,000 के अनकलेक्टेड चेक्स हैं। ये अनकलेक्टेड चेक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने इनको बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे शो किया है बिकॉज दीज आर अनकलेक्टेड चेक्स, तो ये क्रेडिट नहीं हुए, इनको क्रेडिट होना चाहिए था। ओके, और इसके बाद आप देख रहे हैं जो आपकी थर्ड रीजन है कैश बुक और पासबुक के इख्तलाफ की, वो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब ये इनकम है जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ चुकी है, इसने कैश बुक में जाके डेबिट होना था, तो मैंने इसको कैश बुक की डेबिट साइड पे दिखाया है कि ये 3,000 यहां पे अगर आ जाए तो आपका ये इख्तलाफ खत्म हो सकता है। या इसको कैश बुक की आपने डेबिट साइड पे लिखना है या आपको बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे लिखना है। उसकी रीजन ये है कि ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं बैंक में। अब अगर आप इसको डेबिट कर दें तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये कैश बुक के बराबर हो जाएगी बैंक स्टेटमेंट। या इसको कैश बुक में लिख दीजिए, बट यू नो टुडे यू हैव द ऑप्शन कि यू आर गिवन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। आज आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया है, तो ये या इसने 3,000 कैश बुक में डेबिट होना था या इसने 3,000 बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होना था, तो ये 3,000 बैंक स्टेटमेंट में आज डेबिट किया जाएगा। ओके, इसके बाद अगली रीजन जो है वो आपके इल्म में है कि एक आपके कस्टमर ने 22,500 डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। इसका भी केस सेम है, ये बैंक स्टेटमेंट के 1,20,000 में ये 22,500 रकम आ चुकी है, मगर कैश बुक पे ये अपीयर नहीं हुई। या इसको कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख लीजिए या इसको बैंक स्टेटमेंट में 22,500 को डेबिट कर दीजिए, तो इफेक्ट विल बी कैंसल्ड एंड बोथ बुक्स विल बी इक्वल। आज आपके पास बैंक स्टेटमेंट की ऑप्शन है, लिहाजा इस 22,500 को बैंक स्टेटमेंट में ही डेबिट किया जाने वाला है। ओके, अब इसके बाद है जी 12,000 रुपया डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ये भी एक इनकम है जो बैंक ने बराह रास्त कलेक्ट की है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के 1,20,000 में आ चुकी है, लेकिन ये कैश बुक में डेबिट साइड पे नहीं आई। या इसको कैश बुक की डेबिट साइड पे आना है या इसको बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आना है। आज के दिन हमारे पास चूंकि 1,20,000 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया है, लिहाजा ये 12,000 बैंक स्टेटमेंट में ही डेबिट किया जाएगा। मैंने आपको 5 रीजंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी हम जब इस रिपोर्ट को बनाएंगे, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 3 लाइंस की हेडिंग्स देंगे। पहली लाइन में कंपनी का नाम लिखेंगे, नवीद एंड कंपनी। दूसरी लाइन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे। तीसरी लाइन में लिखेंगे फॉर द मंथ एंडिंग March 31, 2017। और इसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फेवरेबल 1,20,000 रुपीज के साथ, और इसके साथ ही हम क्रेडिट का सिंबल दे देंगे जिससे वजाहत हो जाएगी कि ये बैलेंस दिया गया है और ये फेवरेबल बैलेंस है। फिर हम अनप्रेजेंटेड चेक्स, इनको 30,000 डेबिट करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो चेक्स थे ये इशू हो गए थे लेकिन बैंक को प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक में से तो माइनस हो चुके हैं लेकिन यहां से बैंक स्टेटमेंट से ये माइनस नहीं हुए। इस वक्त हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि ये 1,20,000 वाला बैलेंस जो है ये कैश बुक के बराबर हो जाए, तो जो रकम वहां से माइनस हो चुकी है कैश बुक से, उसको यहां से माइनस किया जाना चाहिए। तो लिहाजा हम कैश बुक में से जब किसी चीज पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट से जब हम किसी चीज को माइनस किया करते हैं उसको डेबिट किया जाता है। तो 30,000 यहां से डेबिट किया तो 90,000 आंसर रह गया। क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट डेबिट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्रेडिट एक दूसरे को प्लस करते हैं, डेबिट एक दूसरे को प्लस करते हैं, डेबिट क्रेडिट भी एक दूसरे को माइनस करते हैं। तो ये क्रेडिट डेबिट थे, इन्होंने माइनस किया, 90,000 रह गया।
सिंबल वो लगेगा जो अमाउंट बड़ी है। तो 1,20,000 बड़ी अमाउंट थी जिसका बैलेंस क्रेडिट था, लिहाजा 90,000 क्रेडिट आंसर आएगा। उसके बाद अनकलेक्टेड चेक्स 18,000 के। आपको पता है कि अनकलेक्टेड चेक्स वो होते हैं जो कैश बुक में लिख लिए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए इसलिए कि अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। या तो एक तरीका यह है कि अगर हम चाहते हैं दोनों किताबें जो है जी बराबर हो जाएं, या तो कैश बुक में से माइनस कर दें या पासबुक के अंदर ऐड कर लें, यानी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर लें। इस वक्त ऊपर हमें चूंकि बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है, लिहाजा हम इन 18,000 को यहाँ पे ऐड करेंगे और क्रेडिट बैलेंस ऐड हुआ करते हैं। तो 90,000 प्लस 18,000 ये 1,08,000 बन जाएगा और क्रेडिट का आंसर भी क्रेडिट आएगा। जब अनकलेक्टेड चेक्स की एडजस्टमेंट कर ली हमने, तो इसके बाद फिर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नॉट शोन इन द कैश बुक। यू नो ये 3,000 का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक ने हमारे अकाउंट में शामिल किया है, लेकिन ये कैश बुक पे रिपोर्ट नहीं हुआ। या तो इसको कैश बुक के अंदर भी हम ऐड कर लें तो दोनों किताबों का बैलेंस बराबर आ जाएगा, या इसको बैंक स्टेटमेंट में से भी खारिज कर दें, निकाल दें, तो ये दोनों किताबें बराबर हो जाएंगी। इस वक्त हमारे पास चूंकि बैंक स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ऑप्शन ये है, ऊपर ये बैलेंस दिया हुआ है, लिहाजा हम बैंक स्टेटमेंट वाली ऑप्शन यूज करेंगे और 3,000 को बैंक स्टेटमेंट में से डेबिट कर दिया जाएगा, यानी माइनस कर दिया जाएगा। बाकी बैलेंस रह गया 1,05,000। फिर अ कस्टमर पेड इनटू बैंक बट नॉट शोन इन कैश बुक, यानी कस्टमर ने एक अमाउंट डिपॉजिट करवाई है बरह रास्त हमारे बैंक में, जो कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में आ चुकी है, कैश बुक पे नहीं आई। अब अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, या कैश बुक पे भी लिख लें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, या बैंक स्टेटमेंट में से भी माइनस कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। इस वक्त कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? बैंक स्टेटमेंट वाली। यस, यू आर ट्रू। तो बैंक स्टेटमेंट वाली ऑप्शन है, तो हम ये 22,500 यहां से माइनस कर देंगे ताकि ये कैश बुक के बराबर हो जाए, और ये बाकी आंसर आ जाएगा 82,500। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो भी इनकम है, डायरेक्टली कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक। ये रकम 12,000 भी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक जो है बरह रास्त बैंक में आ गया है, बट नॉट शोन इन द कैश बुक। CB स्टैंड्स फॉर कैश बुक, ये कैश बुक में शो नहीं हो रहा। तो या तो इसको कैश बुक में लिख लें तो दोनों किताबें बराबर हो जाती हैं, या फिर इसको बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दें, दोनों बुक्स बराबर हो जाती हैं, दोनों रिकॉर्ड बराबर हो जाते हैं। हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जी आज के दिन? बैंक स्टेटमेंट वाली। हमें चूंकि इसका बैलेंस दिया गया है, तो लिहाजा हम ये 12,000 बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे। माइनस करने का माना डेबिट कर देंगे, तो 82,500 में से 12,000 हमने डेबिट किया, तो आंसर बना 70,500। एंड यू नो ये बैलेंस अब कैश बुक का भी है, ये बैलेंस अब बैंक स्टेटमेंट का भी है। अगर हम इसको कैश बुक का बैलेंस मानते हैं तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, और चूंकि कैश बुक का फेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है, लिहाजा आगे सिंबल डेबिट का लिखा जाएगा। और अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और ये 70,500 क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपको जो बैलेंस दिया जाए, अगर बैंक स्टेटमेंट का दिया गया है तो आंसर में आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है तो आंसर में आप लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। आज कौन सा दिया गया है? बैंक स्टेटमेंट का, लिहाजा आंसर में क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब चूंकि ऊपर से नीचे तक ये सारा फेवरेबल आ रहा था, तो ये कैश बुक का भी फेवरेबल होगा, और कैश बुक का फेवरेबल डेबिट बैलेंस हुआ करता है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ले जी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कैश बुक का बैलेंस लेकर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और आज के लेक्चर में हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेकर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम किसी नए आइडिया के साथ, किसी नए प्रॉब्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर ये बात याद रखिए, दिस इज अ न्यूमेरिकल वर्क, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इस क्वेश्चन को अगर आप कमरा इम्तिहान में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के काबिल होना चाहते हैं, तो आपको तमाम काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनकी सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक आप एक एक
रीजन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट. विश यू ऑल द बेस्ट. Hope to see you in my next lecture. Thank you very much.